इंजरी का मैकेनिकल इंजरी पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल इंजरी जो डिवाइडेशन है वह ईटियोलॉजिकल कॉज है। ईटियोलॉजिकल कॉज के आधार पर इंजरी का डिवाइडेशन है। अभी तक हमने कंट्यूजन पढ़ लिया है, हमने एब्रेजन पढ़ लिया है, हमने पंचर वुंड पढ़ लिया है। पंचर या स्टैब वुंड भी इसको कहते हैं। अब आता है लैसरेशन। इसके बाद हमें पढ़ना है इंसाइज्ड वुंड। तो जो सारे जो इंजरीज़ हैं इनको पढ़ने का जो पैटर्न है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन, परिभाषा, DEFINITION डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसके बाद हम उस वुंड की इंजरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या जो उसमें विशेषताएं होती हैं जिससे हम उस ब्लड को पहचानते हैं, वो देखते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंजरी देखते हैं, उसके जो भी टाइप्स हैं वो देखते हैं। इसके बाद हम हीलिंग ऑफ वुंड देखते हैं। हीलिंग ऑफ वुंड क्या है कि वह वुंड कैसे धीरे धीरे वो ठीक होता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस कहती है। इसी हीलिंग ऑफ वुंड से हम क्या जान सकते हैं? हमें पता चलेगा एज ऑफ इंजरी, यानी नॉर्मली चोट को लगे कितना दिन हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं एब्रेजन 14 दिन में ठीक हो जाता है। बीच में जो स्टेजेस उसमें आती हैं और उस जो भी पेशेंट आपके पास आया है या जो भी सस्पेक्ट आया है, तो उस कितने दिन की उसकी चोट है उसका हम अंदाज़ लगा पाते हैं। इसके बाद और हम इसमें क्या देखते हैं? मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट यानी कि चिकित्सा विधिक पक्ष। मेडिको यानी मेडिसिन से रिलेटेड, लीगल मतलब कानून। जो भी ब्रण हम पढ़ रहे हैं उसका चिकित्सीय ज्ञान जो ले रहे हैं उसका कानूनी तौर पे हम कैसे अप्लाइड उसको करते हैं। तो सबसे पहले लैसरेशन की परिभाषा। लैसरेशन को यदि हम नॉर्मली समझें तो लैसरेशन एक विदीर्ण क्षत होता है और यह किससे होता है? हैवी, हार्ड और ब्लंट वेपन या ऑब्जेक्ट से होने वाली इंजरी है, जिसमें कि डीपर लेयर्स एंड डीपर बॉडी पार्ट्स दैट इज डर्मिस, मसल्स, बोन्स, इंटरनल विसरा, ये इसमें इंजर्ड होते हैं, रप्चर होते हैं। और इसमें एक ख़ास बात है कि जो फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन होता है इसे हम लैसरेशन में ही इंक्लूड किया गया है। यदि फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशंस को हम किस इंजरी में इन्वॉल्व करेंगे तो वो उसे हम लैसरेशन इंजरी में इन्वॉल्व करेंगे। इसके बाद इसको पढ़ देते हैं एक बार। लैसरेशन इज़ डिफाइंड एज द इंजरी caused by heavy, hard and blunt object involving damage of some deeper layers and deeper body part that is dermis, muscles, bones, internal viscera and fracture and dislocation are also included in laceration. Laceration विदीर्ण क्षत कहा गया है। अब किस कारणों से हो सकता है? अ लैसरेशन में बी कॉज इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज: वायलेंट ब्लो विद था हैवी, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, रेलवे एक्सीडेंट हो सकता है या मशीनरी एक्सीडेंट हो सकता है। अब आता है विदीर्ण क्षत की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैसरेशंस: It involves injury to some deeper layers and parts of body. एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी परिभाषा है उसमें ही आ जाती है, उसको हम इसमें ले सकते हैं।
तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें डीपर लेयर्स और बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इट में इन्वॉल्व द इंटरनल विसरा, इसमें इंटरनल विसरा इन्वॉल्व हो सकती है। हेयर एंड हेयर बल्ब्स आर क्रस्ड, नर्व्स आर क्रस्ड एंड देयरफॉर देयर में बी पैरालिसिस। नर्व्स जो होती हैं वो क्रस्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैरालाइज्ड हो सकते हैं। वायलेंट ब्लो विथ अ हैवी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, एज इंजरी जो होती है हिंसक प्रहार से, हैवी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से होती है। ब्लड वेसल्स आर क्रस्ड एंड देयरफॉर द ब्लीडिंग इज रिलेटिवली लेस, इसमें ब्लड वेसल्स क्रश हो जाती हैं जिसके कारण की ब्लीडिंग कम होती है। और भी एक कारण होता है बिकॉज ऑफ द अर्ली ऑब्लिटरेशन ऑफ द क्रस्ड एंड, जो क्रस्ड एंड होता है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है और वहाँ पर की बहुत जल्दी कोआगुलेशन हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, इसलिए ब्लीडिंग कम होती है। लैसरेशन हो जाने पर कॉज कौन सा जिससे डेथ होगी? न्यूरोजेनिक शॉक, इंजरी टू इन्फेक्टेड विशरा, कैट एम्बोलिज्म, हेमरेज, सेकेंडरी इन्फेक्शन। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लैसरेशन, विदीर्ण क्षत प्रकार। स्प्लिट लैसरेशन जिसे विखंडित कहते हैं, स्ट्रेच लैसरेशन जिसे वितानित कहते हैं, एबल्जन लैसरेशन जिसे अपदरित कहा गया है, टीयर्स लैसरेशन जिसे दीदार कहा गया है। अब सबसे पहले स्प्लिट लैसरेशन की परिभाषा। स्प्लिट लैसरेशन या विखंडित दीदार, नाम से ही समझ में आ रहा है विखंडित, विखंडित मतलब टुकड़े में हो जाना। ऐसा कब होगा? ऐसी इंजरी या स्प्लिट लैसरेशन हमें तब मिलेगा जब इंजरी फोर्स जो होता है, जो ऑब्जेक्ट का या वेपन का जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर फोर्स हो, सीधा लंबवत जिसको कहते हैं लंबवत फोर्स हो, और ऐसे बॉडी पार्ट पे हो जिसके नीचे क्या हो? बोन्स हो। इम्पैक्ट पार्ट्स ओवरलाइंग बोन्स, दैट इज स्काल्प हो गया, फोरहेड हो गया, आईब्रोज हो गई, एल्बो हो गया, इलिया क्रेस्ट हो गया, पेरिनियम हो गया, नी और शिन। इसके बाद आता है स्ट्रेच लैसरेशन। स्ट्रेच लैसरेशन नाम से ही समझ में आ रहा है वितानित दीदार। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसमें जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए? टेंजेंटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होना चाहिए। टेंजेंटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है कि जिस बॉडी पार्ट या ऑर्गन पे वो उसको छूता हुआ निकले, स्पर्श रेखे, तो फोर्स विच रिजल्ट क्या होगा इससे? स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यूज़ एंड फाइनली टिश्यूज़ जो होंगे वो स्ट्रेच होते जाएंगे और स्ट्रेच हो जाने से क्या हो जाएगा? टीयर हो जाएगा, फट जाएगा। फट जाने से क्या होगा? सो दैट अ फ्लैप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, तो एक फ्लैप मतलब पल्ला होता है, जब स्किन फटती है या बॉडी पार्ट फटेगा तो एक फ्लैप, एक पल्ला टाइप का हो जाएगा जो कि धीरे धीरे क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जहाँ से मेन खींचा हुआ है वहाँ तो पतला रहेगा, लेकिन जो फट गया पोर्शन है थिकनेस वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, थिकनेस इज रेज्ड। दिस हेल्प्स अस नो द डायरेक्शन ऑफ इंजरी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इंजरी का डायरेक्शन क्या है। इसके बाद आता है आपका एबल्जन या अपदरित व्रण। तो अपदरित व्रण की जो परिभाषा आई है इसमें अपदरित नाम से समझ में आ रहा है, अपदरित यानी जैसे चक्की में आटा, चक्री में गेहूँ पीस जाता है, वैसे ही जब कोई बॉडी पार्ट किसी वेपन से या ऑब्जेक्ट के अंदर पैरेलल इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या होता है? पैरेलल जब इम्पैक्ट पड़ता है तो सो दैट अ फ्लैप ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज़ रेज्ड, जो थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म एक जैसी होती है और बढ़ती जाती है, दैट इज
वायलेंट फॉल ऑफ एन प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट, मशीनरी एक्सीडेंट्स। तो उससे जैसे कि कोई मशीनरी एक्सीडेंट है, कोई मशीन में इसका हाथ दब गया, हाथ चला गया, तो वो क्या होगा, पैरेलल इम्पैक्ट होगा और उस दबता हुआ चला जाएगा। तो यूनिफॉर्म फ्लैप ऑफ थिकनेस होगा। इसके बाद आता है टीयर। टीयर होता है विदार, नाम से ही समझ में आ रहा है विदार। ये कैसा होता है, इसमें जो इम्पैक्ट पड़ता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, इरेगुलर। ये जो लैसरेशन होता है इज़ एन इरेगुलर लैसरेशन एंड रिजल्ट फ्रॉम इरेगुलर डायरेक्टेड इम्पैक्ट। जो इरेगुलर तरीके से उसमें इंजरी होती है, दैट इज़ बाय ब्रोकन बॉटल। यदि ब्रोकन बॉटल है, जैसे कोई बॉटल है, ब्रोकन बॉटल है, ये बॉटल यदि हम इसको मान लें, तो जब बॉटल को, यदि कांच की बोतल टूटती है तो उसका शेप में ऐसे ऐसे कुछ होता है। इस तरह का यदि बॉटल से यदि हम किसी को इंजर्ड किया जाता है तो उससे जो लैसरेशन होगा उसे हम टीयर कहेंगे या विदार कहेंगे। इसके बाद आता है हीलिंग ऑफ वुंड। हीलिंग ऑफ वुंड मतलब एज ऑफ इंजरी। जैसे जैसे उसकी हीलिंग होती जाएगी वैसे वैसे उसकी एज का पता चल जाता है। इनिशियली जब होता है इंजरी तो ब्लीडिंग होती है। इसके बाद क्लॉटिंग, 12 से 24 घंटे के अंदर क्लॉटिंग पूरी तरीके से ब्लड बंद हो जाता है, ब्लीडिंग होना। आफ्टर 36 to 48 आवर्स पस फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रैनुलेशन टिश्यू आफ्टर 1 to 2 weeks। In the absence of infection, the rate of healing is about 1 mm per day। यदि इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो जो हीलिंग रेट है वो 1 mm पर डे होता है। और हील हो जाने के बाद हीलिंग इज़ ऑलवेज बाय स्कारिंग, स्कार छोड़ देता है। और फ्रैक्चर को हील होने में 4 से 8 सप्ताह का समय लगता है। तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। हीलिंग ऑफ वुंड में क्या बताया है कि जो इनिशियली ब्लीडिंग होती है, क्लॉटिंग होने में 12 से 24 घंटे का समय लग जाता है। इसके बाद 36 से 48 घंटे पस फॉर्मेशन हो जाता है। उसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू शुरू हो जाता है 1 से 2 वीक में, 1 से 7 से 14 दिन में। और यदि कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो धीरे धीरे 1 mm पर डे के हिसाब से हील होने लगता है। हीलिंग के साथ ऑलवेज स्कार होता है और फ्रैक्चर को हील होने में 4 to 8 वीक्स लगते हैं। इसके बाद आता है मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ लैसरेशन। तो लैसरेशन आर यूजली ग्रेवियस इंजरीज़। ग्रेवियस इंजरीज़ को IPC 320 में डिफ़ाइन किया गया है। ऐसी इंजरी, ग्रेवियस इंजरी हम किसे कहते हैं, जैसे गंभीर क्षत। और गंभीर क्षत हम उसे कहते हैं जिसको ठीक होने में 20 दिन या उससे ज़्यादा का समय लगता है और ठीक हो जाने के बाद भी कोई ना कोई उसमें डिफॉर्मिटी रहती है। इसके बाद आता है लैसरेशन, जो होता है यूजुअली होमिसाइडल या एक्सीडेंटल होता है। लैसरेशन सुसाइडल रेयर है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके लिए एक्सट्रीम फोर्स की आवश्यकता होती है और एक्सटेंसिव पेन होता है। इसकी वजह से सुसाइडल लैसरेशन रेयर है। होमिसाइडल और एक्सीडेंटल इज कॉमन। इसके बाद जो अब एंटीमॉर्टम लैसरेशन होगा, एंटीमॉर्टम लैसरेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड वाइटल रिएक्शन एंड टिपिकल फाइंडिंग्स ऑन मार्जिन्स एंड सराउंडिंग्स टिश्यू। जबकि PM लैसरेशन में ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमारा लैसरेशन टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट होगा इंसाइज वुंड, जो कि लास्ट होगा मैकेनिकल इंजरी का। थैंक यू सो मच।